आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है खुशबू। 30 मई मंगलवार के आज का दिन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो एक नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस ने फाइनली राजस्थान के सियासी संकट को हल कर लिया है। कल देर रात एक तस्वीर आई जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ दिखे, जिससे ये साफ हो गया कि दोनों नेताओं में सुलह हो गई है। तो किस फॉर्मूले पर बात बनी है, बताएंगे आपको। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2023 की चैंपियन बन गई है। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार ट्रॉफी पर कब्जा किया। तो चेन्नई के सामने कहां कमजोर पड़ गई गुजरात, उसकी बात होगी। साथ ही साथ दोनों टीमों के सफर पर भी एक नजर डालेंगे। और आखिर में बात होगी एक रिपोर्ट पर जो ये कहती है कि दुनिया के 10% लोग हर रोज भूखे पेट सोते हैं। तो इस मामले में भारत की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। तो वजहों और इसके सॉल्यूशंस पर एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुभम तिवारी से सुनिए 60 सेकंड्स हेडलाइंस। शुक्रिया खुशबू। दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। इसी मामले में सीबीआई के एक केस में सिसोदिया की जमानत पर आ जाएगा हाईकोर्ट का फैसला। मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति से करेगा मुलाकात। वहीं राज्य में तनावपूर्ण माहौल के बीच इम्फाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। मोदी सरकार के पूरे हुए 9 साल, आज से शुरू होगा भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीपीएम हेडक्वार्टर में सीताराम येचुरी से मिलेंगे। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरी बस, 10 लोगों की मौत, 20 लोग जख्मी। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक छात्र की गोली मारकर हत्या, भारतीय मूल का बताया जा रहा है छात्र। पाकिस्तान में एनएबी यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अल कादिर ट्रस्ट केस में आवामी मुस्लिम लीग के चीफ शेख राशिद अहमद को किया तलब। चीन पहली बार किसी सिविलियन को स्पेस में भेजेगा। ये मिशन आज सुबह 9:31 पर जुगुआन सैटेलाइट सेंटर से होगा लॉन्च। और आईपीएल के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने दर्ज की जीत, गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। Upcoming Rajasthan Assembly election, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge of. In this discussion, we have decided to fight elections unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan. ये आवाज है कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की। इनके दाएं बाएं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कल तक बागी तेवर अख्तियार किए सचिन पायलट खड़े थे। वेणुगोपाल ने अंग्रेजी में जो कहा उसका लबोलुआब ये था कि गहलोत और पायलट एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में फिर से अपनी जीत दोहराएंगे। इस घोषणा के बाद एक अरसे से चल रही इस लड़ाई पर कल कांग्रेस हाईकमान ने फुल स्टॉप लगा दिया। हालांकि अगल बगल खड़े होने के बावजूद बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि दोनों नेताओं के बीच मीलों की दूरी है। फिलहाल पार्टी जो कह रही है कि दोनों के बीच सुलह हो गई है, तो ये सवाल तो बनता ही है कि आखिर किस फॉर्मूले पर दोनों के बीच ये मनमुटाव दूर हुआ। हाईकमान ने ऐसा कौन सा ऑफर रखा जिसे ये रिफ्यूज नहीं कर पाए। ये सवाल हमने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर मौसमी सिंह से, जो लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ी खबरों को फॉलो करती रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कोशिश तो पार्टी आला कमान की तरफ से है कि गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ दिखाया जाए। केसी वेणुगोपाल जब बाहर निकले तो दाएं में अशोक गहलोत और सचिन पायलट बाएं तरफ नजर आए। पर ये फॉर्मूला पर चर्चा हुई है या समाधान निकला है ये नहीं कह सकते, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया। ये बोला गया कि दोनों नेता एक साथ लड़ेंगे और आगे एक यूनाइटेड फ्रंट सामने आएगा जिसमें पार्टी जो है बीजेपी को हराएगी। इतनी बात सामने आई और जो दोनों नेताओं ने फैसला पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया, यानी कि सचिन पायलट ने भी और अशोक गहलोत ने भी। अब क्या फैसला छोड़ा है और क्या टाइमलाइन है उसकी, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बैठकों का दौर जारी रहेगा। 4 घंटे की ये मुलाकात थी और इससे ये जरूर मायने निकाले जा सकते हैं कि वो दो नेता जो आमने सामने आंख से आंख मिलाने को तैयार नहीं थे, एक साथ बात करने को तैयार नहीं थे, वो दोनों नेता
अब एक साथ नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में काफी मायने रखता है। कांग्रेस को ये एहसास हो गया है कि अगर हम सचिन पायलट और अशोक गहलोत को साथ नहीं लाते हैं तो राजस्थान के रण में जीतना मुश्किल होगा, और 2024 का अगर हमें अपनी लड़ाई मजबूत करनी है तो हमें राजस्थान जीतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी, अशोक गहलोत के परफॉर्मेंस, कांग्रेस के परफॉर्मेंस की बात आती है। पिछली बार दौर अलग था, उस समय वसुंधरा की सरकार थी, इस बार कांग्रेस की सरकार है। तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में अगर आप देखें पॉलिटिकली बड़ी जीत होगी अगर राजस्थान में कांग्रेस अपनी सत्ता को स्थापित कर सकती है। यही वजह है कि इतनी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि कोई भी कोर कसर ना छोड़ी जाए। यहाँ पे एक डेडलाइन है, मुझे बताया जा रहा है कि एक तो राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, तो इससे पहले ये मुलाकात बेहद जरूरी थी। ऊपर से उल्टी गिनती विधानसभा की शुरू हो गई है। सचिन पायलट का भी अल्टीमेटम था, उनका भी मान सम्मान रखना था। हालांकि अभी हमें देखना होगा कि क्या टेक अवे है, पर बहरहाल आप देखिए, अगर पूरी पिक्चर देखें तो उसमें कांग्रेस इस बात को लेके कामयाब हो गई है कि वो दो नेता जो एक साथ नजर आना नहीं चाहते थे, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं। तो मौसमी टेक अवेज की बात कर रही थी। हाल ही में कांग्रेस कर्नाटक में चुनाव जीत कर आई है, जिसका श्रेय वहां के 2 लोकल लीडर्स सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को दिया जाता है। राजस्थान में भी कांग्रेस जीत के इस ब्लूप्रिंट को लागू करना चाहती है और उसकी पूरी कोशिश थी कि उसके स्थानीय नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। तो क्या कर्नाटक से मिला टेक अवे राजस्थान में लागू हो सके, इसीलिए सचिन पायलट के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी? ये सवाल पूछा मैंने इंडिया टुडे मैगजीन के लिए राजस्थान में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट आनंद चौधरी से। बिल्कुल, आपकी इस बात में पूरी तरह मैं सहमत हूँ कि जो कर्नाटक का चुनाव है उससे तो सबक लिया ही होगा। और कर्नाटक चुनाव की जो रणनीति थी कांग्रेस की, जिस तरह से उन्होंने 5 गारंटी वहां लागू की, उसी तरह से राजस्थान में 10 गारंटी लागू की गई है। और कांग्रेस चुनाव में कांग्रेस ने वहां कर्नाटक के चुनाव में जिस तरह एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, दोनों नेता एक साथ रह के चुनाव में रहे, और फिर चुनाव में जीत के बाद भी दोनों नेताओं के बीच में जब ये गतिरोध चला तब भी उन्होंने कोई इस तरह का कोई सामने नहीं आया विरोध या उस तरह का। तो वैसा ही राजस्थान में भी कांग्रेस आलाकमान तो चाह ही रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में अगर ये लड़ाई चलती रही तो राजस्थान में कांग्रेस की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसको थामना बहुत जरूरी था और आज की मीटिंग शायद इसको कुछ हद तक थाम पाए, इसकी संभावना ही अभी जा सकती है। तो इस मेल मिलाप के साथ ही कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी पहली मुश्किल विधानसभा चुनाव से पहले तो हल कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी और आनंद चौधरी हमसे बातचीत करने के लिए। बाकी इस खबर से जुड़े सभी अपडेट्स आज तक रेडियो आप तक पहुंचाता रहेगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महीनों से चल रही राजस्थान की लड़ाई तो सुलझ गई, लेकिन कल एक बड़ी लड़ाई राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात में उलझ गई थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल आईपीएल के 16वें सीजन का फाइनल मैच खेला गया। और क्या मैच खेला गया! 52 दिनों तक चले इस लीग का विजेता कौन होगा, ये तय हुआ आखिरी गेंद फेंके जाने के बाद। आमने सामने थी महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 20 ओवर में 214 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। जब सीएसके के बल्लेबाज मैदान पर उतरे तभी बारिश शुरू हो गई। डकवर्थ लुइस नियम के तहत सीएसके को जीत के लिए 15 ओवर में 171 रन बनाने का रिवाइज्ड टारगेट दिया गया। इस 15 ओवर के दौरान कभी ऐसा नहीं लगा कि एक मैच का पलड़ा किसी एक टीम की ओर झुका हुआ है। आखिरी 2 गेंदों पर रविंद्र जडेजा ने जोरदार बल्लेबाजी की और पहला छक्का और फिर चौका जड़ा। इसके साथ ही चेन्नई जीत गई 5वीं बार। मैन ऑफ द मैच रहे डेविन कॉनवे। कल के हाई ड्रामा मैच पर डिटेल में बात करने के लिए हमने फ़ोन घुमाया द ललन टॉप के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट सूरज पांडे को। तो सूरज, चेन्नई ने तो 5वीं बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली है और इस सीज़न में जैसा खेल दिखाया है पूरी टीम ने, टेबल टॉपर गुजरात को पहले प्लेऑफ में फिर फाइनल में मैच हराया, तो ट्रॉफी डिजर्व करते थे वो। हाँ बिल्कुल, देखिए डिजर्व तो करते ही थे। मतलब अब इतने आगे तक टीम गई थी, फाइनल तक पहुंची थी और जिस तरीके का गेम दिखाया, इस बार अपने घर में वो 3 मैच हारे भी थे 7 में से, तो इसके बाद भी यहाँ फाइनल तक आना और ये दिखाता है कि वो न सिर्फ अपने घर पे तो खैर डोमिनेट करने के लिए जानी जाती है। चेन्नई के बारे में हमेशा कहा जाता है कि MS धोनी चेपाक को अपना किला बना चुके हैं, लेकिन बाहर के मैचों में ऐसा प्रदर्शन है उसके बाद निश्चित तौर पर ये टीम टॉप
दो टीम्स में से एक होना डिजर्व करती थी और ये रही भी अंत में। दो दूसरे नंबर पे फिनिश किया और फिर जिस तरीके से गुजरात को हराया, पहले अपने घर में हराया क्वालिफायर 1 में और फिर फाइनल में गुजरात की टीम जिस तरह की टीम है, आप बैटिंग देख लीजिए, बॉलिंग देख लीजिए, ऑलराउंडर देख लीजिए, कहीं से भी कोई कमी नहीं दिखेगी आपको। तो उस टीम को 2 बार हराना, दो बड़े मैचों में हराना, बल्कि मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और निश्चित तौर पर जिस तरीके का वो लोग खेले हैं और जैसी बॉलिंग यूनिट थी, उसके बावजूद यहाँ तक आए थे। तो यहाँ से अगर नहीं जीतते तो फिर गलत होता, जीते। बहुत बहुत बधाई हो चेन्नई के सारे फैंस को, सर जडेजा के फैंस को, और डेविड कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, इतने सारे प्लेयर्स ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, मतीशा पतिराना, जितने नाम आप गिने, मुझे लगता है कि एक यूनिट के रूप में गुजरात को अगर कोई टीम टक्कर दे रही थी इस पूरे टूर्नामेंट में तो वो चेन्नई ही थी। और अंत में चेन्नई की जीत हुई। बहुत बहुत बधाई हो चेन्नई वालों को। और 215 रन का टारगेट सेट कर गुजरात टाइटंस अच्छे पोजीशन में थी, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं गया। आपको क्या लगता है मैच कहाँ पलटा? अगर बारिश ना होती और पूरा मैच होता तो क्या रिजल्ट कुछ और हो सकता था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 200 प्लस का टारगेट जब आप चेज करते हो और आपके सर पे बारिश का खतरा भी मंडराता रहता है कि पता नहीं कब मैच रुक जाए, तो आप अपने दिमाग में एक कैलकुलेशन लेके चलते हो, लेकिन वो क्लियर नहीं होती कि आप जैसे जब बारिश हो रही थी तो कहा जा रहा था कि 46 से 48 रन पार स्कोर होगा 5 ओवर के का। लेकिन अगर 5 ओवर पे ही मैच खत्म हो जाता है तो उस टाइम आपके पास 68 रन होने चाहिए। तो ऐसी तमाम कैलकुलेशंस के साथ बहुत मुश्किल होता 200 प्लस चेज कर पाना, जैसा ग्राउंड कैसा भी हो। लेकिन जिस तरीके से आपने हमने देखा 5 विकेट गिर चुके थे इनके, तो टेक्निकली देखा जाए तो अब शिवम दुबे और जड्डू के बाद उस स्तर की बैटिंग बची नहीं थी कि बचे हुए 30-40 रन भी बना ले जाए। और अगर 20 ओवर का मैच होता तो आपके शमी भी 4 ओवर फेंकते, राशिद भी फेंकते, नूर ने कितनी बेहतरीन 3 ओवर फेंके, 1 ओवर वो भी और फेंकता। और जो भी बॉलर्स थे उनके पास ज्यादा मौके होते और जिस तरीके की फॉर्म से ये लोग गुजर रहे थे, इसमें निश्चित तौर पर आसान नहीं होता। लेकिन जब एक बार मैच में ये हालात आ गए कि हमने देखा कि एक बार क्लियर हो गई चेन्नई को कि अब उन्हें जो है हर 15 ओवर में 170 चाहिए, यानी हर ओवर में लगभग 11 से 12 रन चाहिए होंगे उन्हें। तो वो इस लक्ष्य के साथ ही उतरे कि अब ये क्या करना है, अब हमको शुरू से ही मार के खेलना है। एक क्लियर माइंडसेट उनको हो गया। और फिर इससे बड़ा फायदा मिलता है डीएल मेथड जब भी आ जाता है इक्वेशन में, तो वहां से बैटिंग टीम का फायदा ज्यादा हो जाता है। हमने देखा कि जैसे ही ये दोबारा मैच शुरू हुआ था तो रात में ट्विटर पे तुरंत ट्रेंड चलने लगा था कि सीएसके के पक्ष में तमाम सारे ट्रेंड्स चलने लगे थे। तो ये दिखाता है कि हाँ 200 प्लस कभी आसान नहीं होते फाइनल में, लेकिन जब आपको पता हो कि अब बस 170 बनाने हैं और 15 ओवर बचे हुए हैं, आउटफील्ड इतनी गीली है, एक बार गेंद रोल कर जाएगी आउटफील्ड में तो उसके बाद ग्रिप करना मुश्किल होगा बॉलर्स के लिए और फील्डर्स के लिए पकड़ना मुश्किल होगा। तो फिर आप अपना 100% देते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके के शॉट्स जिस भी बल्लेबाज के कनेक्ट हों वो अच्छे से कनेक्ट हों, फिर आसानी तो हो जाती है निश्चित तौर पर। और वही दिखाया हम, आखिरी 2 गेंद पे 10 रन चाहिए थे, 11 रन चाहिए थे उस पे। उसके बाद जो है पहली 4 गेंदें इतनी अच्छी फेंकी थी मोहित शर्मा ने, लेकिन वही ना गीली गेंद और थोड़ा सा प्रेशर यॉर्कर करने के चक्कर में थे, लेकिन 5वीं गेंद पे यॉर्कर चूके और स्लॉट में चली गई, वहीं से मैच पूरा पलट गया। डेविन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, मथीशा पथिराना, शिवम दुबे, कई सारे पॉजिटिव रहे चेन्नई के लिए इस साल। सूरज? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत सारे पॉजिटिव्स रहे और ये दिखाता है कि अगर आप का मैनेजमेंट अच्छा हो तो मुझे लगता है कि जैसे हेडन ने कहा भी था कि धोनी के पास वो कला है कि दूसरी टीम के कूड़े को भी वो खजाना बना सकते हैं। तो ये आपका अगर मैनेजमेंट, आपने रोल क्लियर कर दिया। आप देखिए शिवम दुबे इससे पहले राजस्थान के लिए खेले, आरसीबी के लिए खेले, इंडिया के लिए भी खेले, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं कर पाया जो वहाँ किए, क्योंकि वहां पे उनका रोल उस हद तक क्लियर नहीं था। लेकिन धोनी ने उनको क्लियर रोल दिया कि तू जा, तू स्पिनर्स को मारेगा, सिर्फ यही रोल है तेरा कि तू जा स्पिनर्स पे चार्ज करो और कुछ नहीं करना है। बंदा देखो इतना बढ़िया सीजन गया उसका। मतीशा को कहा गया भाई तुझे हम गेंद पुरानी होने के बाद ही देंगे, तो हमारा डेथ का बॉलर है। तो जब आप हम ही लोग अपने से ही अगर रिलेट करें, अगर हम ऑफिस आ रहे हैं, हमारा काम क्लियर है कि हमको ये करना है, तो बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। यही हुआ, शिवम दुबे के 400 से ज्यादा रन पहली बार बने आईपीएल में। गायकवाड़ आपके 600 के करीब है, 590, 672 कॉनवे बना गए, रहाणे ने 326 रन बना दिए। तो रहाणे को भी यही काम दिया गया था कि आपको जब भी आपकी बैटिंग आएगी आपको अटैक करना है। आप भूल जाइए कि आप की टेक्निक बड़ी अच्छी है, आप बड़े क्लासिकल शॉट्स लगाते हैं, आप क्या करते हैं हमें मतलब नहीं है, आप अटैक करिए, रिजल्ट आना है, आपको हर मैच में खेलने का मौका मिलेगा। तो ये बैकिंग का बड़ा असर होता है और बहुत सारे चॉप्स नहीं करती है टीम। आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8 से 9 बल्कि 10 के 11 प्लेयर भी लगातार
एक ही रहते हैं, लगातार हर मैच में बिना किसी चेंज के खेलते रहते हैं, तो माइंडसेट और मैनेजमेंट का बड़ा असर पड़ता है। और इस बार हमने देखा मतीशा पतिराना 20-21 साल का लड़का, अभी ये अगले 10 से 12 साल तो चेन्नई के लिए फिट ही हो गए ना, इनका मलिंगा बन गया ये। आपने देखा तुषार देशपांडे ने रन बहुत दिए लेकिन विकेट्स लेके गए, तो ये कुल मिला जुलाकर चेन्नई की मैनेजमेंट की भी जीत है। और महेंद्र सिंह धोनी तो खैर करिश्माई कप्तान है ही, उनकी क्या ही तारीफ की जाए। शुक्रिया सूरज पांडे। तो इसी के साथ महीने भर से चढ़ा आईपीएल का बुखार क्रिकेट प्रेमियों के सिर से उतर चुका है। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बारी है। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। दुनिया में खाली पेट सोने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। दुनिया की लगभग 10% आबादी भूखे पेट बिस्तर पर जाती है। आंकड़ों की बात करें तो हम 82 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कहता है कि भूखे रहने वालों में 2/3 संख्या औरतों की है और उसमें से भी 80% जनसंख्या उन देशों में रहती है जो क्लाइमेट चेंज से प्रभावित है। आप इसे अफ्रीका और एशिया के देश समझें। आंकड़े कहते हैं कि आज की स्थिति पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बुरी है। इसके पीछे कोविड को सबसे बड़ा कारण माना गया है। इस रिपोर्ट में भूखों की संख्या बढ़ने के और क्या कारण बताए गए हैं, उसे जानने के लिए हमने बात की दीपा सिन्हा से, जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ाती हैं और इनका फूड और हंगर से जुड़े विषयों पर गहन रिसर्च है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो भूख बढ़ने की जो ट्रेंड दिख रही है वो पिछले 5-6 सालों से दिख रही है पूरे दुनिया भर में, और इसके अलग अलग कारण हैं। पहले कोविड से पहले सबसे बड़ा कारण मान रहे थे जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज, कि क्योंकि गर्मी बढ़ रही है कुछ देशों में, बारिश सही समय पर नहीं आ रहा है या बहुत सारा नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, इन सारे चीजों के चलते ओवरऑल ग्लोबली, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, विश्व में एक डिक्लाइन आउटपुट पर हेड में फूड कंजम्पशन में हुआ है। दूसरा एक शिफ्ट भी हुआ है, जो जमीन पर पहले खाना उगाया जाता था उस पर अब दूसरी चीजें, इंडस्ट्री बढ़ रही है या बायोफ्यूल्स जैसे चीजें भी जो आ गई है, इनके चलते भी जो फूड से लेकर नॉन फूड में जा रहा है, तो इस पर ज्यादा जोर था। ये जो नया रिपोर्ट आया है वो ये दिखा रहा है कि अभी जो देख रहे हैं हम लोग पिछले 1-2 साल में, वो क्लाइमेट चेंज के चलते उतना नहीं है जितना बाकी आर्थिक कारणों से हो रहा है, जो शायद कोविड से भी संबंधित हो। उसमें 2 चीजें देखी जा रही है। पहले कि पिछले 2 साल में खाद्य पदार्थों का दाम काफी बढ़ा है, इन्फ्लेशन ग्लोबली काफी ज्यादा है, और दूसरा लोगों का खरीदने का क्षमता भी घटा है, क्योंकि कोविड के बाद बेरोजगारी और इनकम्स, आय जो घटे हैं, उसके चलते लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे। दीपा, आप कोविड की बात कर रही थी। भारत में इस दौरान और अभी भी 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज दिया गया। बावजूद इसके हम देखते हैं कि संस्थान की ओर से जारी किए गए ग्राफ में भारत की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। जी, इसमें हमें ये समझने की जरूरत है कि जो 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया वो बिल्कुल हुआ, पर चिंताजनक बात तो ये होगी कि अगर वो देने के बावजूद इतना है, इसका मतलब है कि अब वो जो बंद हो गया है तो स्थिति और बुरा होगा। और इसमें तो वो मदद किया, लेकिन उतना मदद नहीं किया कि लोगों का जो बाकी सारे समस्याएं थी, कि दोनों तरफ से जो अटैक हो रहा है, कि एक तरफ दाम बढ़ रहे हैं और दूसरे तरफ आय घट रहा है, उसके चलते घर पर एक परिवार पर जो खाद्य सुरक्षा पर असर होती है, वो सिर्फ ये 10 किलो अनाज मिलने से वो कॉम्पनसेट नहीं हो पाता है। क्योंकि जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं वो सिर्फ अनाज के बारे में नहीं होता है, उसमें दाल, तेल, सब्जी, दूध, ये सारी चीजें भी आती हैं, और इन सारी चीजों का दाम काफी बढ़ गया है। तो भारत में किया बिल्कुल, वो नहीं करता तो शायद भुखमरी की हालत होती, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। और जो इस भारत से बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं, अगर उनसे तुलना करें तो भारत कैसे अपनी स्थिति को सुधार सकता है? किन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है? इस तरह के अध्ययन करने की और भी काफी जरूरत है। एक चीज ये भी इश्यू है कि भारत में आंकड़े काफी पुराने हैं, तो अभी जो आते हैं पिछले 1-2 साल के, वो सब प्रोजेक्टेड डेटा के हिसाब से आता है। 2011-12 के बाद ये जो गरीबी रेखा, उसके नीचे कितने लोग हैं, लोग खाद्य पदार्थों पे कितना खर्चा कर रहे हैं, एक्चुअली हमारे पास वो डेटा ही सरकार नहीं किया है वो सर्वे, तो पहले तो वो करने की जरूरत है। बाकी दूसरे देशों को भी हम लोग अगर देख के समझे, ये एक चीज जो मैं पहले भी कह रही थी कि भारत में अनाज पर काफी फोकस है, लेकिन
लेकिन ये बाकी जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिसके चलते एक इंसान का पोषण का लेवल भी बढ़ता है, जैसे दाल, तेल, अंडा, दूध, इन चीजों का एक्सेस बढ़ाने के लिए हम किस तरह से कर सकते हैं उस पे और जोर लगाने की जरूरत है। और दूसरी बात है रोजगार। खाद्य सुरक्षा रोजगार से बहुत क्लोजली लिंक्ड है, तो कैसे रोजगार बढ़ेगा तो लोग फिर खरीद पाएंगे। तो इन दो चीजों पे हम लोगों को और भी जोर देने की जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा। और मेरे साथ आज शुभम तिवारी जुड़ गए हैं आपको देश दुनिया के अखबारों से अपडेट करने के लिए। गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग। आज के दिन वाले सेक्शन में जो हमने पहली खबर पे बातचीत की, ज्यादातर अखबारों ने उसको लीड लिया है अपनी। मैं हिंदुस्तान पर देख रहा हूँ, उन्होंने हेडलाइन लगाई है कि गहलोत और पायलट में हुई सुलह, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। हालांकि इस पर हमने विस्तार से बातचीत की, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। वो खबर जो कि कुछ एक अंग्रेजी जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी लीड ली है, उस पर मैं बातचीत करना चाहता हूं। और वो ये कि मणिपुर में गांव पर हमले हुए हैं और 25 उग्रवादी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही कल एक देर रात को जानकारी आई कि भारत सरकार उन लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा लगाएगी जो कि सरकार के मुताबिक फेक न्यूज फैलाते हुए पाए जाएंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सोमवार को जो लीमाखोंग सैन्य मुख्यालय है उसके पास खुरखुल एवं जो दूसरे मैतेई गांव हैं उसमें हथियारबंद उग्रवादियों ने हमला कर दिया और इससे जो वहां के ग्रामीण हैं वो आसपास के स्थानों की ओर भाग गए। वहीं सेना ने अभियान के तहत 25 उग्रवादियों को पकड़ा है और उग्रवादियों के पास से राइफल से लेके गोला बारूद और ढेर सारी चीजें बरामद हुई हैं। और ऐसी विकट स्थिति आप देखें इस समय में है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 4 दिवसीय मणिपुर का दौरा सोमवार की रात शुरू हुआ। और यहाँ पर जो है वो जैसे एथनिक वायलेंस, जो जातीय हिंसा है, उसका हल निकालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब भी जो स्थिति है वो लगातार यहाँ तनावपूर्ण बनी हुई है। एक खबर दैनिक जागरण ने इसको लीड लिया है। यूपीए सरकार के दौरान विमान खरीद में भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया है। दरअसल ये जानकारी कल आई कि सीबीआई ने ब्रिटिश एरोस्पेस और रक्षा कंपनी रोल्स रॉयस पीएलसी और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और जो लोग इसमें इंडल्ज रहे हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और ये मामला है यूपीए सरकार के दौरान, और तब एयरफोर्स और नेवी के लिए 66 हॉक और 115 मॉडर्न जेट विमान खरीदे गए थे। आरोप है कि इस मामले में बिचौलियों को कमीशन दिया गया और उसके तहत ही पूरी डील हुई। सीबीआई ने इस मामले में 6 साल की जांच पूरी होने के बाद यह आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार का मामला इसमें दर्ज किया है। तो दैनिक जागरण ने इस खबर को लीड ली है और ये हेडलाइन लगाई है कि संप्रग सरकार यानी यूपीए सरकार के विमान खरीद सौदे में घोटाला और सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पर शुभम मैं 2 खबरें देख रही हूँ। पहली खबर मैं बताती हूँ आपको। जनवरी मार्च के दौरान बेहतर आर्थिक गतिविधियों की वजह से बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई है और ये बेरोजगारी दर 7.2% से गिरकर 6.8% पर आ गई है। तो रोज़गार बढ़ने की जो मेन वजह है वो है सर्विस सेक्टर में डिमांड बढ़ना। और अहम बात यह है कि बेरोज़गारी दर महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में जो है वो गिरी है। और ये आंकड़े इसलिए भी अहम है शुभम क्योंकि कोविड-19 की महामारी के दौरान दूसरी लहर में शहरी इलाकों में रोज़गार के जो अवसर थे वो आधे रह गए थे। और दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से है जहां कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के इकलौते विधायक बायरन विश्वास जो है वो टीएमसी में शामिल हो गए और पश्चिम बंगाल की जो अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद ज़िला है उसके सागर दीघी सीट पर हाल ही में उपचुनाव हुआ था और वहीं से वो जीते थे। तो उनके पार्टी छोड़ने के बाद अब सदन में कांग्रेस एक बार फिर शून्य पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर मैं बात करूं तो मैं डेली गार्डियन के हवाले से एक तस्वीर का जिक्र कर रहा हूं और तस्वीर में एक महिला है जो कि तुर्की का झंडा लिए हुए राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगान की जीत की खुशी में सेलिब्रेट कर रही हैं। और ये तस्वीर इसलिए क्योंकि आधिकारिक तौर पे इस बात का ऐलान हो गया है कि एर्दोगान जो हैं वो अगले 5 बरस तक तुर्की के राष्ट्रपति होंगे। लेकिन उसी के बगल में एक और एक्सप्लेनर छपा हुआ है जिसमें इस बात का जिक्र है कि किस तरीके से राष्ट्रपति एर्दोगान के लिए अगले 5 साल मुश्किल भरे रहने वाले हैं और ये कई एक मोर्चों पर, जिसमें खास करके अर्थव्यवस्था। और कल की बात है कि जब एर्दोगान की जीत की
चर्चाएं थी हर तरफ और लोग खुशी मना रहे थे, उस समय जो वहां की करेंसी है लीरा, उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई। लीरा अगर आप देखें तो सोमवार को डॉलर के मुकाबले गिरकर 21 के आसपास पहुंच गई और ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। और ये अपने आप में बड़ा विरोधाभासी था कि एक तरफ वहां के स्टॉक्स में तेजी देखी गई, लेकिन उसी के बरक्स जो उनकी करेंसी है वो गिरती हुई दिखाई दी। एक्सपर्ट्स लगातार ये मानते हैं कि एर्दोगान के लिए सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था की साबित होने वाली है अगले 5 वर्षों में, और कई सालों से तुर्की की अर्थव्यवस्था लगातार उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रही है और विपक्ष लगातार इसके लिए एर्दोगान की जो अनऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक पॉलिसीज है, जो गैर परंपरागत आर्थिक नीतियां हैं, उसको जिम्मेदार मानता है। और विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि किसी भी दुनिया की अर्थव्यवस्था में अगर महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो आप ब्याज दरों में इजाफा करते हैं ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। जबकि तुर्की ने, वहां के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान ने ठीक इसके उलट रास्ता अपनाया है। तो ये एक मुसीबत रहने वाली है अगले 5 वर्ष उनके सामने। इसके अलावा अगर देखें तो आप देखें यूरोप में रूस और यूक्रेन युद्ध में एक के बाद एक नए लगातार मोड़ आ रहे हैं। और फिलहाल ये हुआ है कि रूस ने अमेरिकी सांसद जो कि रिपब्लिकन है और साउथ कैरोलिना से सांसद हैं, उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। शुक्रवार को ग्राहम ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी और उसके बाद एक एडिटेड वीडियो जारी किया गया था। और इस वीडियो में ग्राहम जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रूसी जो हैं वो लगातार मर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यूक्रेन के लिए जो अमेरिका सहायता दे रहा है, जो रक्षा से लेके तमाम आर्थिक मदद है, उसको जायज़ ठहराया है। रूस का ये कहना है कि ये बातें जो है बातचीत के दौरान संभवतः अलग अलग समय कही गई थी, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने क्या किया कि इन वीडियो को एक साथ क्लब कर दिया और इस एडिटेड वीडियो को जारी किया। और इसको रूस की एक एजेंसी है इन्वेस्टिगेटिव कमेटी, उन्होंने इस पर जांच पड़ताल की और उसके बाद ये तय किया कि गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। और रूस और यूक्रेन के बीच इधर युद्ध जारी है, लेकिन यूरोप में एक और संघर्ष जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और क्या ये युद्ध की आहट लेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि साउथ ईस्ट यूरोप के ये 2 देश हैं, सर्बिया और फिर उसी से आजाद होकर अपने को स्वतंत्र देश कहने वाला कोसोवो। अब हुआ यह है कि इन दोनों देशों के बीच जो स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण हो गई है। कल स्थिति इतनी बिगड़ गई कि जो नाटो के पीस मेकिंग फोर्सेस हैं उनके करीब 25 सैनिक घायल हो गए। हुआ ये कि जो कोसोवो की राजधानी है प्रिस्टिना, उससे करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर ज्वेकान नगर पालिका है और वहां पे जो सर्ब समुदाय के लोग हैं, जो सर्ब हैं, उन्होंने नाटो सैनिकों पर और कोसोवो के पुलिस पर हमला कर दिया या उनसे भिड़ गए। और सर्ब समुदाय के लोग दरअसल उन नगर पालिकाओं पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे जहां एल्बनीज लोगों ने नगर पालिका का चेयरमैन पद संभाला है। इधर सर्बिया ने अपने देश की सेना को लगातार हाई अलर्ट पर रखा है और कोसोवो के साथ लगती सीमा पर अधिक से अधिक सैनिकों को भेजा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये जो संघर्ष है वो यहाँ से क्या रुख अख्तियार करता है। एक खबर पाकिस्तान और भारत दोनों के हवाले से। पाकिस्तान की जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उन्होंने अपने स्कूल को यहाँ बंद कर दिया है। स्कूल में दाखिला लेने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या कम होने की वजह से ये फैसला लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये जो स्कूल है वो हाई कमीशन ने, जो यहाँ का उच्चायोग है पाकिस्तान का दिल्ली में, उन्होंने यहाँ पर काम करने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए बनाया था। लेकिन साल 2020 में पाकिस्तान ने अपनी कर्मचारियों की यहाँ पर संख्या घटाई और जिसके बाद से स्कूल में छात्रों की संख्या भी कम होने लगी। हालांकि ये गौर करने वाली बात है कि ये स्कूल कभी भी आम बच्चों के लिए नहीं था और यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों के ही बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब कम संख्या की वजह से इसको बंद करने का फैसला किया गया है। और आज जो 30 मई का दिन इतिहास की किताब में किस तरह अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है वो भी जान लेते हैं। तो 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड कलकत्ता से एक वीकली न्यूज़पेपर के रूप में शुरू हुआ था। 1981 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान की हत्या हुई। 30 मई 1896 में इसी दिन इतिहास का पहला ऑटोमोबाइल व्हीकल सड़क हादसा हुआ था। तो फिलहाल आज का दिन पॉडकास्ट में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।